नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। एक स्वस्थ समाज की कल्पना करते ही हमारे जहन में सबसे पहले शिक्षा का ख्याल आता है, क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान पशु के बराबर है। दरअसल शिक्षा ही वो कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने का रास्ता प्रदान करती है। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही देश के निर्माण और विकास में भी इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं और ये भविष्य तभी बेहतर होगा जब इन्हें बचपन से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ सालों से शिक्षा को लेकर काफी सजग और जागरूक है। पिछले कुछ सालों में सरकार के अथक प्रयासों के बूते देश में स्कूली शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है। देश भर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर और बेहतर करने के साथ ही विसंगतियों को दूर करने और बच्चों को दी जा रही शिक्षा का सही मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की है। नीति आयोग द्वारा द सक्सेस ऑफ आवर स्कूल्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नाम से जारी इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन को बताया गया है। आज विशेष में हम बात करेंगे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट की, जानेंगे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की रैंकिंग और प्रदर्शन को। इसके साथ ही बात करेंगे देश की नई शिक्षा नीति की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किस राज्य में स्कूली शिक्षा का क्या हाल है, इसके लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के जरिए राज्यों की रैंकिंग तैयार की गई है। 2016-2017 के दौरान स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में देश के 20 बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है, जबकि इसके बाद राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग की ओर से जारी की गई इंडेक्स 6 से 18 साल के बच्चों का है। नीति आयोग अब 3 से 6 साल के बच्चों का इंडेक्स बनाने की तैयारी में है। नीति आयोग ने 30 सितंबर को देश में स्कूली शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें राज्यों की रैंकिंग से जुड़े इंडेक्स को दिखाया गया है। इस रिपोर्ट का नाम द सक्सेस ऑफ आवर स्कूल्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। देश के 20 बड़े राज्यों की बात करें तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में देश के 20 बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पायदान पर है। केरल के लिए ओवरऑल प्रदर्शन स्कोर 76.6% है। दूसरे पायदान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें स्थान पर गुजरात है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश 20 बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल प्रदर्शन स्कोर 36.4% है। Our objective is to assess the delivery of quality education, because while India has been able to provide access of education to everyone, learning outcomes still leave a lot to be desired. And we only hope that this kind of competitive spirit among states, we capture the states on indicators, we rank them on historical performance also. छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी ओवरऑल प्रदर्शन स्कोर के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। 8 छोटे राज्यों की सूची में मणिपुर पहले पायदान पर है, उसे 68.8% स्कोर मिला है। वहीं त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे नंबर पर है। इसके बाद मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। अब वक्त आ गया है कि हम लोग सिर्फ एक्सेस के ऊपर ना होकर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चों तो स्कूल में आ गए हैं और हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पर 100% के करीब हो गया है। तो बच्चों को स्कूल तो आ गए हैं, मगर उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, मतलब शिक्षा तो हो रही है, मगर उसमें वो लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर अब ज़्यादा फोकस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही एक जो फाउंडेशन है स्कूल में जो पढ़ती है वही सबसे ज़रूरी है।
7 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। चंडीगढ़ का स्कोर 82.9% है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव और फिर अंडमान और निकोबार का नंबर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 31.9% स्कोर के साथ लक्षद्वीप सबसे निचले पायदान पर है। अभी भी देखा यह जा रहा है कि स्टेट्स में, राज्यों में रेंज बहुत है। 30% जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक है और सबसे हाईएस्ट 82% है। तो ये इस बात को मतलब दिखलाता है कि अभी काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारे राज्य अभी पिछड़े रहे हैं उन पर और हम लोग फोकस करें, क्योंकि इस रेंज को हमें कम करना है। और मगर अच्छी चीज़ ये भी है ख़ास तौर से कि जैसे केरला में है या और स्टेट्स में है कि जहाँ पर जैसे गवर्नेंस है केरला में, तो वो 70% उनका ऑलरेडी स्कोर था, अब उससे बढ़कर वो 89% हो गया। तो मतलब हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स भी दे कंटिन्यूइंग टू इम्प्रूव देयर ओन परफॉर्मेंस। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स राज्यों के सर्वे डेटा और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से जमा किए गए डेटा का इस्तेमाल कर लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा तक पहुंच और समानता के आधार पर राज्यों का आकलन करता है। शिक्षा तक पहुंच और समानता में तमिलनाडु शीर्ष पर है, वहीं सीखने के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा ने स्कूली शिक्षा में सबसे तेजी से सुधार किया है, जबकि पंजाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आकर्षित करना चाहता हूँ वो है इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि हरियाणा में हुआ या यूपी में भी हुआ कि इसके कितनी जब सरकार इनकी इन राज्यों में सरकारें जब शिक्षा पर जो है वो अपना ध्यान दे रही हैं, उससे जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 8-10% रैंकिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उनके स्कोर्स में, ये बहुत एक इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इससे ये लगता है कि अब हम लोग जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है एजुकेशन पे, उस पर हम लोग ध्यान देकर आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमें आगे जो है वो प्री स्कूल लर्निंग के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जो रैंक है, इंडेक्स है, वो 6 साल से लेकर 18 साल तक के, उसकी जो पहले की जो उम्र होती है बच्चों की, जब 4 से 6 या समझिए 3 से 6, उसमें नींव पड़ जाती है। तो हम लोग आगे और हम मंत्रालय भी और नीति आयोग भी उस दिशा में हम लोग ध्यान अपना देंगे, क्योंकि वो एक ज़रूरी चीज़ है। और ख़ास तौर से नरिशमेंट के साथ साथ वो दोनों चीज़ें बहुत हो जाएंगी। नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट स्कूल जाने वाले बच्चों के सीखने के परिणामों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचकांक पर आधारित है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 2016-17 को संदर्भ वर्ष यानी रेफरेंस ईयर और 2015-16 को आधार वर्ष माना गया है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है। इसका मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान कराकर अपेक्षित सुधार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता और सफलता को जांचने के लिए तैयार किया गया है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि स्कूलों की शिक्षा और ओवरऑल गुणवत्ता को डेटा आधारित आंकड़ों की सहायता से अध्ययन कर उनकी रैंकिंग की जा सके। इसके साथ ही इस इंडेक्स में साल 2015-16 और साल 2016-17 के दौरान देश भर के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में हुए बदलाव की तुलना भी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को विकसित किया गया है। हाल ही में जारी इस इंडेक्स से साल 2015-16 और साल 2016-17 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों की रैंकिंग में दिलचस्प बदलाव का पता चलता है। इंडेक्स के मुताबिक 20 बड़े राज्यों में से 18 ने साल 2015-16 और साल 2016-17 के बीच अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार किया है। इन 18 राज्यों में औसत सुधार 8.6% अंक है। हालांकि सबसे तेज और धीमी गति से सुधार करने वाले राज्यों के औसत अंक में काफी अंतर है।
इस अंतर के चलते कई राज्यों के समग्र प्रदर्शन स्कोर में सुधार के बावजूद उनके रैंक में गिरावट हुई है। जैसे राजस्थान के समग्र प्रदर्शन स्कोर में 8% से अधिक अंक के सुधार के बाद भी समग्र रैंकिंग में उसका स्थान नीचे गिर गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हरियाणा ने 18.5% अंक के साथ, असम ने 16.8% अंक के साथ, उत्तर प्रदेश ने 13.7% अंक के साथ और उड़ीसा ने 12.4% अंक के साथ बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं कर्नाटक 8% अंक और उत्तराखंड 4% अंक के साथ अपने समग्र प्रदर्शन स्कोर और रैंक दोनों में नीचे खिसक गए हैं। दो बातें, एक कि राज्यों की कंपैरिजन उनके कंपैरेटिव साइज के आधार पे किया गया है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी 20 करोड़ की है और मणिपुर जिसकी आबादी 30 लाख की है, उनको आपस में कंपेयर करना ठीक भी नहीं है। हमने ये और हमारा यही प्रक्रिया हमने हेल्थ में भी किया और यही प्रक्रिया हमने और जो इंडेक्स हम निकालते हैं, तो एक कैटेगरी हमने ली बड़े राज्यों की जिसमें 1 करोड़ से अधिक की आबादी है। दूसरा हमने कैटेगरी लिया छोटे राज्यों की जिसमें उससे कम की आबादी है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और तीसरा हमने लिया केंद्र शासित प्रदेशों का। तो इसी के बीच में हमने कंपैरिजन किया है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में शामिल 8 छोटे राज्यों की बात करें तो 5 छोटे राज्यों ने साल 2015-16 और साल 2016-17 के बीच अपने समग्र प्रदर्शन स्कोर में सुधार किया है। इस दौरान इन राज्यों का औसत सुधार स्कोर 9% अंकों के आसपास रहा। इनमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। छोटे राज्यों में भी बड़े राज्यों के समान सबसे तेज और धीमी गति से सुधार करने वालों के बीच काफी अंतर देखने को मिला। छोटे राज्यों में मेघालय, नागालैंड और गोवा बाकी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए तेज गति से आगे बढ़े हैं। मेघालय ने 14.1% अंक, नागालैंड ने 13.5% अंक और गोवा ने 8.2% अंक हासिल कर अपने रैंकिंग में सुधार किया है। 2 तरह की रैंकिंग निकाली गई है, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस और एक इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि उस साल 2015-16 और 16-17 के बीच कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये इसलिए किया गया है कि कुछ राज्य जो हैं हिस्टोरिकली आगे हैं तो वो हमेशा ही आगे रहेंगे, तो नीचे वाले राज्यों को उस लेवल पे पहुंचने में कई साल लगेंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए एक डिसइंसेंटिव होता है या उनको हतोत्साहित होता है कि भाई हम तो कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो नीचे हैं उनके पास इंप्रूवमेंट का स्कोप ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में जारी रैंकिंग के मुताबिक इसमें शामिल सभी 7 केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है। साल 2015-16 और साल 2016-17 के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों का औसत सुधार स्कोर 9.5% अंक है। वहीं दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और पुदुचेरी ने बाकी 4 केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। इंडेक्स के मुताबिक दमन और दीव ने 16.5% अंक, दादरा और नगर हवेली ने 15% अंक और पुदुचेरी ने 14.3% अंक के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। इंक्रीमेंटल मतलब उस साल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले लार्ज स्टेट्स में सबसे बढ़िया काम हरियाणा में हुआ, असम में हुआ और उत्तर प्रदेश में हुआ। छोटे राज्यों में मेघालय, नागालैंड और गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन दीव, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। दरअसल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स से हर राज्य को अपनी स्कूली शिक्षा बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता तो सुधरेगी ही, साथ ही स्कूलों के लिए जरूरी आधारभूत संरचना को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग ने देश भर के राज्यों की शिक्षण गुणवत्ता को अलग अलग स्तर पर मापने का काम किया। लर्निंग, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी, आउटकम और बच्चों के एनरोलमेंट जैसे विभिन्न मापदंडों पर राज्यों की स्थिति की समीक्षा की। आइए नजर डालते हैं नीति आयोग के आउटकम परफॉर्मेंस पर जारी रिपोर्ट को। नीति आयोग ने शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए परिणाम को कई वर्गों में बांटकर जांच की, जिसमें राज्यों के प्रदर्शन का परिणाम 3 श्रेणी लर्निंग आउटकम यानी सीखना,
एक्सेस आउटकम यानी पहुंच और इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विटी आउटकम यानी बुनियादी सुविधा और न्याय सम्य परिणाम पर आधारित है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लर्निंग आउटकम, एक्सेस आउटकम और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन में काफी ज्यादा अंतर है, जबकि इक्विटी आउटकम के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काफी कम अंतर है। जो पिछले दिनों सर्वे आए हैं बाकी हमारे सामने, तो उन सर्वे में लर्निंग आउटकम्स की भी समस्या थी और ड्रॉप आउट्स की समस्या थी। कंसिस्टेंट एनरोलमेंट नहीं थे, वो समस्या थी और उनको इसमें शामिल किया गया है। और उसके आधार पर जो राज्य अच्छे निकले हैं, वो समझती हूँ वो सच में ही काबिल तारीफ़ हैं और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम की बात करें तो साल 2016-17 में कर्नाटक, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश ने आउटकम कैटेगरी यानी परिणाम श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, क्योंकि इनका प्रदर्शन लर्निंग यानी सीखने की गुणवत्ता के मामले में सबसे बेहतरीन रहा है। लर्निंग आउटकम को भाषा और गणित के ज्ञान के आधार पर जांचा गया है। क्लास 3 NAS स्कोर से फाउंडेशनल लर्निंग की गुणवत्ता का अनुमान लगाया गया है। बड़े राज्यों में क्लास 3 भाषा परीक्षा में औसत प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के 79% से लेकर उत्तर प्रदेश के 56% तक दर्ज की गई है, जबकि गणित में औसत प्रदर्शन कर्नाटक के 75% से लेकर पंजाब के 56% तक दर्ज की गई है। शिक्षा की पहुंच यानी एक्सेस आउटकम के आधार पर भी आउटकम कैटेगरी को मापा गया है। नेट एनरोलमेंट रेशियो यानी स्कूल में छात्रों के नामांकन को आधार मानते हुए हर वर्ग के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को समझा गया है। 2017 के डेटा के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NER यानी नेट एनरोलमेंट रेशियो 90% से ज्यादा है, जबकि सबसे कम नेट एनरोलमेंट रेशियो नागालैंड में 76.7, सिक्किम में 68.9 और जम्मू कश्मीर में 67.3% दर्ज की गई है। माध्यमिक विद्यालय में नामांकन के मामले में 7 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों ने NER 80% से ऊपर दर्ज किया है, जबकि सबसे कम NER सिक्किम में 22.1, नागालैंड में 35.8 और झारखंड में 46.3% दर्ज किया गया। वहीं प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल में नामांकन कराने वाले छात्रों की सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की है। वहीं अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचने वाले छात्रों की संख्या यानी ट्रांजिशन रेट केंद्र शासित प्रदेशों में 98.9%, बड़े राज्यों में 91.1% और छोटे राज्यों में 87.2% दर्ज की गई है। जो सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने की चीज़ है। वो तो अगर आप कोई भी देखेगा वो जान सकता है। अगर किसी ने इसके बारे में पढ़ा, वो उस इलाके में रहता है, वो उस राज्य में रहता है, उस राज्य के स्कूल्स देख करके वो पहचान सकता है। और ज़रूर ये सैंपल सर्वे के आधार पर, क्योंकि इतना कम्प्रिहेंसिव सर्वे तो भारत में संभव नहीं है, तो कुछ सैंपल्स ज़रूर लिए गए होंगे, परंतु उसके आधार पर भी यदि स्कूल छांटे गए हैं, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन ये वास्तव में सभी स्कूल्स में उस राज्य में भी पहुँच पाया है कि नहीं, ये इस इंडेक्स के साथ अवश्य आना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय ने CAL यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इसे सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम में एलिमेंट्री स्तर के स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया, जिसमें चंडीगढ़ और लक्षद्वीप सबसे आगे है, जबकि बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कंप्यूटर एडेड लर्निंग 5% से भी कम दर्ज की गई है। देश के सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की सुविधा देने के मामले में सबसे आगे लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली है। शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाली सुविधाओं में लाइब्रेरी, अखबार, किताबें सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। इस मापदंड पर 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 90% से ज्यादा स्कूल खरे उतरते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के केवल 28.4 और मेघालय में सबसे कम 12.4% स्कूलों में छात्रों को सभी सुविधाएं मिलती हैं। एक सामान्य जाति के छात्र की अचीवमेंट और एक SC के जाति के छात्र की अचीवमेंट में गैप कम से कम होना चाहिए।
उसी प्रकार से एसटीज़ का, उसी प्रकार से ओबीसीज़ का, लड़कों और लड़कियों के शैक्षणिक अचीवमेंट्स में गैप कितनी है, और शहरी क्षेत्रों में छात्रों के और ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि हमें एक समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनानी है जिसमें सभी छात्रों को ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उस लेवल तक पहुंचे। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं, इसके लिए इक्विटी आउटकम को जांचा गया है। इसके लिए सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लर्निंग आउटकम को जांचा गया। बड़े राज्यों में एससी छात्रों और सामान्य छात्रों के NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की भाषा परीक्षा में 0 से 6 अंक दर्ज किए गए, जबकि गणित में भी 0 से 6 अंक दर्ज किए गए। इसी तरह अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के छात्रों को भाषा और गणित में 0 से 14 अंक ही प्राप्त हुए। शिक्षा के लिए बराबरी के मौके लड़के और लड़कियों को मिल रहे हैं या नहीं, ये भी इक्विटी आउटकम में जांचा गया। बड़े राज्यों में NAS भाषा परीक्षा के प्रदर्शन में लड़कों और लड़कियों में 0 से 5 का अंतर है। गणित में ये अंतर 0 से 2 है, जबकि छोटे राज्यों में NAS भाषा परीक्षा की प्रदर्शन में लड़कों और लड़कियों में 0 से 7 का अंतर है और गणित में 0 से 5 का अंतर। इसके अलावा भी लड़कियों को शिक्षा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं में काफी काम करने की जरूरत है। नीति आयोग इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में राज्यों के साथ मिलकर शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बेहतर करने की ओर काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कुछ महीने पहले शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया था। आइए चलते चलते नजर डालते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या बातें कही गई हैं। नमस्कार। शिक्षा विकास की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में लीक से हटकर नए सुधारों को लागू करने की बात कही गई है। समिति ने 3 भाषा फॉर्मूले के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने इसे बदलते हुए गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किए जाने के सुझाव को हटा दिया। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट में 5 आधारभूत संरचना है। इसमें अभिगम, न्याय संगत और गुणवत्ता वहन करने लायक और जवाबदेही की बात कही गई है। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का भी प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफारिश की गई है। मौजूदा शिक्षा नीति के तहत ये केवल कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति ने 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी विस्तृत करने की सिफारिश की है। इस ड्राफ्ट में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने और सामाजिक भावनात्मक विकास को उम्र के आधार पर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला मूलभूत चरण है जो 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का है। इसके बाद का चरण है प्राथमिक चरण और इसकी उम्र 8 से 11 साल तक की है। अगला चरण 11 से 14 साल का है जिसे मध्य चरण कहा गया है और आखिरी चरण है माध्यमिक या उच्च चरण जो 14 से 18 साल के बीच का है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर कम से कम 5वीं तक और वैसे 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। प्री स्कूल और पहली क्लास में बच्चों को 3 भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए जिसमें वो उन्हें बोलना सीखें और इनकी स्क्रिप्ट पहचानें और पढ़ें। तीसरी क्लास तक मातृभाषा में ही लिखें और उसके बाद 2 और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करें। अगर कोई विदेशी भाषा पढ़ना और लिखना चाहे तो ये इन 3 भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए। समिति ने अपनी इस सिफारिश में विद्यालयों के परिसरों को फिर से व्यवस्थित करने की बात कही है।
इसके साथ ही स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री के भार को कम करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा एक सक्रिय शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, जो मूल क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास पर केंद्रित होगी, जिसमें 21वीं सदी का कौशल विकास भी शामिल है। समिति ने स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर को पढ़ने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 4 साल का बीएड का कोर्स करने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षा में बात ये हुई है कि क्वालिटी को कैसे एड्रेस करें। देखिए, हमारे टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में, बल्कि इस बार तो जो टाइम्स रैंकिंग आई है, टॉप 300 इंस्टीट्यूशंस में एक भी भारतीय इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये हमारे लिए बहुत, जो भारत जो एक समय में विश्व गुरु था और बाद में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में थोड़ी सी हमारी वो कमज़ोर रही है। तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस को टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाएं, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। सभी प्रकार के शैक्षणिक पहलों और कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाले प्रयासों के बीच तालमेल बैठाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना गठित करने की बात भी कही गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का समानता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, वयस्कों और आजीवन सीखने वालों की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की विसंगतियों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की सिफारिश भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं में क्षमताओं के आधार पर जरूरी बदलाव पर जोर दिया गया है, ताकि एक देश में एक सक्षम और मजबूत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।